सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूं। इनका नाम है विकास अग्रवाल। ये उड़ीसा के संबलपुर से हैं। भाद्रपद मास और श्रावण मास में जन्मे हैं। तो व्यक्ति जो है वो दुख और खुश होने के बीच में रहता है, सुख और दुख के पीछे एक जैसा रहता है। और जन्म जब दक्षिणायन में होता है तो थोड़ी बहुत परेशानी जीवन भर लगी ही रहती है उत्तरायणी वालों के मुकाबले। और चंद्रमा जब जन्म कुंडली के कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि के हों तो व्यक्ति को कई बार एकदम टॉप पे लेके जाएंगे और फिर नीचे लाके बिठा देंगे। तो ये जब स्थिति होती है तो हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी ही चाहिए, अपने निर्णय को लेकर के, अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के, अपने प्रभावों को लेकर के और अपने धन के निरंतरता को लेकर के उसे बचा करके रखने का प्रभाव विकसित करना चाहिए अपने अंदर। अब ये कुंडली जो 11 सितंबर 1985 15 बजे संबलपुर उड़ीसा की बनेगी, वो मकर लग्न की और लग्न में ही गुरु नीच के। मतलब एक तो बात इतनी पक्की है कि व्यक्ति को मशक्कत करनी पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि देव गुरु बृहस्पति दशमांश कुंडली के लिए भी और नवमांश कुंडली के लिए भी बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, और सूर्य भी दशमांश कुंडली के लिए विशेष होता है। इसलिए मैं इनकी कुंडली का नवमांश नहीं दशमांश लेकर के आया हूं। तो लग्न के अधिपति शनि उच्च के हैं, लेकिन लग्न में ही एक ग्रह नीच का बैठा है और वो है भी 12वें भाव का अधिपति। तो 12वें भाव के अधिपति के बैठने के कारण और भाग्य का कारक नीच का हुआ है। और अब एक बात और भी है यहां पे, तो शनि लग्न के अधिपति उच्च के हैं राहु केतु के प्रभाव में, पर वो राहु केतु उनको असर नहीं करेंगे, पर वो चौथे भाव में बैठे हैं। गौर करिएगा, यही राहु अगर यहां बैठा होता तो आनंद देता, लेकिन यहां बैठा है तो हालांकि ये कमजोर नहीं कहेंगे इसको, मंगल की राशि में बैठा है इस वजह से थोड़ा कमजोर हो। और दूसरी बात है कि ये यहां से कभी कभी व्यक्ति को मशक्कत ज्यादा करवाए तो आश्चर्य नहीं है। और दूसरी बात है कि ये गुरु लग्न में नीच के हुए हैं, कहीं यहां इधर उधर नीच के हो जाते या नीच के हो जाते लग्न पे दृष्टि डाल देते, पर ये बैठे जो हैं ये नुकसान करे। पर फिर भी कुछ भी हो जाए, पर मैं जितनी बात जो देखता हूं इनकी कुंडली वर्गोत्तम लग्न की है। और चंद्रमा यहां पे शनि उच्च के हैं और चंद्रमा यहां कर्क राशि का है और वहां वो तुला का हो रहा है और है वो पापक ग्रह बन रहा है। इस वजह से भी कई बार परेशानी बनती है। मतलब डेली बेसिस के इनकम के अधिपति नवमांश कुंडली में पापक बने, यहां चंद्रमा और शुक्र व्यक्ति के दांपत्य को बहुत अच्छा रखेंगे। गुरु की दृष्टि है तो कभी भी दांपत्य टूटे नहीं, कमजोर ना हो। लेकिन इस चीज मानसिक शांति में राहु बैठे हैं, वो मन कहां से शांत हो, वो कहां से शांत हो, क्योंकि यहां पे तो कमजोरी रहेगी। यहां का अधिपति मंगल जन्म कुंडली में अष्टम में बैठा तो मशक्कत करवाए, देर से दे, विलंब दे, मेहनत खूब थकाए, क्योंकि लग्न में गुरु नीच के, चंद्रमा पापक, नवमांश में नीचाभिलाषी कमजोर। एकमात्र ये बहुत अच्छी बात है कि व्यक्ति के पास इतनी आकर्षण शक्ति है, उसका शनि इतना बलवान है, उसका पेशेंस इतना मजबूत है, उसकी कार्यक्षमता इतनी मजबूत है, उसका कैरियर इतना बेहतर की तरफ वो ले जाना चाहता है, उसका अपना आत्मबल जो है वो बड़ा मजबूत है। इस वजह से, नहीं तो ये गुरु इसको थोड़े से कमजोर कर रहे हैं और जितना देना चाहिए उतना नहीं दे रहे। दूसरी बात है, ये कुंडली में चारों घर में केंद्र में ग्रह बैठे हैं। लग्न में गुरु, यहां शनि केतु, यहां राहु और यहां पे चंद्रमा शुक्र, तो 3 ग्रह तो केंद्र में आ गए। तो चंद्रमा जो हो गए वो सप्तम भाव में बैठ करके नैसर्गिक रूप से पापक ग्रह नहीं शुभ ग्रह होते हैं और अपनी राशि के बैठे हैं। फिर भी अगर वो अपनी राशि के बैठे हैं, गुरु से दृष्ट हैं, सप्तमस्थ होकर के बैठे हैं, तो मन का भटकाव और मन का नुकसान में जाना, हमेशा किसी न किसी चिंता से व्यक्ति अपने मन और अपनी ऊर्जा का, अपनी आत्मा का, अपने प्रभावों का, अपने सुखों का व्यय करता रहे तो आश्चर्य नहीं। और दूसरी कि जन्म कुंडली में दशम स्थान के अधिपति जो शुक्र हैं वो इससे केंद्र में है। ये याद करिएगा, मैंने एक बात बताई थी कि किसी भी भाव का अधिपति उससे अगर केंद्र में जाकर के बैठे या उससे केंद्र में जाकर के बैठे और एक शुभ ग्रह के साथ बैठे या गुरु से दृष्ट हो जाए तो वो भाव बड़ी अच्छी परिणाम की स्थिति में लेके जा करके स्थापित करता है। तो ये कुंडली में एक अच्छी बात है। इस भाव से केंद्र में गुरु चंद्रमा केंद्र में, गुरु शुक्र एक दूसरे से केंद्र में और गुरु राहु केंद्र में है। ये एक कमजोरी है, गुरु और राहु का केंद्र में जाना। हाँ, ये कमजोरी होगी क्योंकि मकर लग्न की कुंडली में देव गुरु बृहस्पति बहुत अच्छे नहीं होते। ये दोनों त्रिक भाव और दुह स्थान के अधिपति होते हैं। इस कुंडली में सूर्य बड़ा महत्वपूर्ण होता है, वो यहां का अधिपति होकर के यहां बैठा, पर किसके साथ? सूर्य अष्टम के अधिपति होकर के अष्टम में बैठे। आयु है पर समस्या भी है और वो कमजोर नहीं है। दरअसल वो बैठा बुध के साथ है, जो कौन है? विपरीत राजयोग बनाने वाला ग्रह। तो दो तरीके से विपरीत राजयोग बनी। एक तो अष्टम भाव के अधिपति सूर्य यहीं बैठे और विपरीत राजयोग के दूसरे कारक ग्रह जो बनेंगे यहाँ पे, जो निर्माणकर्ता बनेंगे वो बुध बनेंगे। तो बुध मंगल के साथ बैठा
तो अब व्यक्ति की कुंडली में कि जब जन्म कुंडली में लग्न का अधिपति दशम में बैठ करके उच्चका हो रहा है, व्यक्ति खुद का कोई काम कर ले, कहीं किसी के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने पूर्वजों से जुड़ करके अगर कोई भी काम करेगा तो बड़ा लाभ मिलेगा। वाणी थोड़ी कठोर है, व्यक्ति पान गुटखा वगैरह तंबाकू वगैरह चबाने वाला न हो तो ज्यादा बढ़िया है। और एक बात और है, तो सूर्य अष्टम में और गुरु नीच के। अब ये दो बात कि वस्तुतः देव गुरु बृहस्पति और सूर्य दो ऐसे प्लैनेट होते हैं जो व्यक्ति को नैतिक मूल्य का और नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, पर ये दोनों ही कमजोर हो रहे हैं। अब आप कहोगे ये कि श्रीमान जिस राशि में बैठे हैं गुरु, उसका अधिपति उच्च का है और केंद्र में भी है, तो नीच भंग हो रहा है। ये मैं भी देख रहा हूं, मेरी दृष्टि है। पर एक बात, नीच भंग इस बात पर निर्भर करता है कि कई बार आपका कर्म कैसा है। हां, वो ऐसे ही नीच भंग नहीं। अब इसको समझते हैं, गुरु 14 डिग्री के और शनि 29 डिग्री के। अब सोचिए ये कितने दूर हैं, तो ये कमजोरी हो गई। और दूसरा कि वो 12वें भाव का अधिपति है। अगर हम भूल जाते हैं कि चलो नीच भंग हुआ, पर 12वें का अधिपति है, इस कुंडली के लिए वो बहुत अच्छा तो नहीं होता। दशमांश कुंडली में भी ये बनते हैं दो केंद्रों के अधिपति और जाकर के बैठे कहां, जन्म कुंडली में नीच के। अब एक बात जो अब दशमांश कुंडली को देख करके बात समझ में आती है, नवमांश कुंडली में गुरु केंद्र में नहीं बैठ रहे पर त्रिकोण में बैठ रहे हैं, और वहां पे जो अंक बन रही है वो नवमांश कुंडली 10 की बनी, यानी कि ये अच्छी बात है क्योंकि वर्गोत्तम लग्न की कुंडली मैंने बात कही थी। पर यहां पे गुरु जो बैठ रहे हैं वो यहां बैठ रहे हैं 2 नंबर की राशि में यहां पे, और दशमांश कुंडली में वो नीच के ही बैठ रहे हैं। अब एक बात बड़ी अजीब है कि व्यक्ति अगर आगे जाएगा तो किस बल पे, तो अब इसको समझाता हूं। व्यक्ति अगर आगे जाएगा तो गुरु के बल से ही जाएगा, क्योंकि एक सूत्र है, और वो ये सूत्र है कि किसी एक चार्ट में, यानी कि लग्न चार्ट में अगर कोई ग्रह नीच का हुआ और बाकी के अन्य किसी भी चार्ट में अगर वो नीच का हो रहा है तो वो बली हो जाता है। तो ये एक अद्भुत बात है। और दूसरी बात, लग्न कुंडली में ये गुरु 10 नंबर की राशि में बैठे हैं और नवमांश कुंडली में वो 2 नंबर की राशि में बैठे हैं। तो गिन के देखिए 10, 11, 12, 1, 2। तो ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि यहां भी केंद्र में बैठे हैं और नवमांश कुंडली में वो त्रिकोण में बैठे हैं, राशि से पंचमस्थ। ये गुरु का बल बढ़ेगा, विवाह के बाद की स्थिति और अच्छी होती है। और यहां पे हम अगर गुरु को थोड़ा सा मना लें तो हमारा काम अद्भुत और आकांक्षा हमारी जो है वो पूरी होती देखी जाती है, क्योंकि गुरु कमजोर तो दिख रहे हैं, डिग्री में उनका भावबल थोड़ा सा कमजोर भी है, नक्षत्र जो है उनका श्रवण का है, पर चंद्रमा स्वग्रही है, तो इस वजह से भी गुरु को बल मिलेगा क्योंकि नक्षत्र का अधिपति उसे देख रहा है। और दूसरा शुभ ग्रह जो इस कुंडली के लिए सर्वाधिक योग कारक होता है शुक्र, वो भी शुक्र गुरु को देख रहे हैं। तो इस वजह से व्यक्ति का जो बाह्य खर्च है, जो व्यय है, उसको थोड़ा नियंत्रण में मिल जाने की स्थिति है, वो नियंत्रण में चला जाता है। और व्यक्ति अपने अंडर में लोगों को रख करके अगर खटवा रहा है, कुछ नौकरी दे रहा है, कुछ और भी काम अगर आगे बढ़ाना चाहता है, तो आश्चर्य कैसा। और दूसरी बात कि जन्म कुंडली में अगर अभी देख रहा हूं तो शुक्र की ही दशा चल रही है, और वस्तुतः अभी शुक्र में शुक्र है, 2022 के दूसरे महीने से काम कुछ आगे बढ़े क्योंकि सूर्य आएंगे और वो महत्वपूर्ण है, अपने भाव में बैठे हैं, कुछ धन की स्थिति बनेगी। मंगल के साथ बैठे हैं, बुध के साथ बैठे हैं, विपरीत स्थिति के बावजूद व्यक्ति का काम बढ़ जाता है। दशमांश कुंडली में लग्न में बुध की राशि बनी और यहां का अधिपति बुध चतुर्थ में बैठ करके दशम को देख रहा है। ये बुध चंद्रमा व्यक्ति को व्यवसायिक बनाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, जो व्यक्ति के व्यवसाय में 4 चांद लगाने के लिए काफी है। और उसके बाद यहां शुक्र मंगल, ये थोड़ी सी स्थिति अद्भुत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसे ठीक कहता हूं क्योंकि यहां का अधिपति तो कम से कम यहां बैठा है। क्यों ये ठीक नहीं है? क्योंकि मंगल के साथ बैठे हैं। सूर्य और मंगल का प्रभाव, सूर्य और शुक्र का प्रभाव, व्यक्ति के प्रभावों में अगर दशमांश कुंडली में गौर करते हैं तो गुरु इनके लग्न में भी नीच के थे, यहां भी नीच के हैं, ये एक अच्छी बात है। और दशम स्थान का अधिपति बुध जो है वो जन्म कुंडली में उसे देख रहा है, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कर्म के लिए। तो ये बात मतलब एक तरीके से अगर मैं देख रहा हूं तो ऐसी स्थिति जहां कुंडली में शुरुआत में किसी भी काम में बड़ी तकलीफ हो, कष्टदायक हो, पर बाद में जाकर के वो अंतिम स्थिति में जाते जाते व्यक्ति सर्वोच्च सुखों का विधाता हो जाता है, क्योंकि शुक्र अच्छे बन रहे हैं। बुध और मंगल एक साथ बैठ करके धन भाव को देख रहे हैं सूर्य के साथ, और जन्म कुंडली में गुरु नीच होने के बावजूद बली हो रहे हैं। नवमांश कुंडली में जिस तरह से उन्होंने अपनी राशि का परिवर्तन किया है वो बड़ी अद्भुत है, क्योंकि बिल्कुल सटीक जगह पे बैठे हैं। तो ये एक अद्भुत और अच्छी बात है। यहां पे शनि के उच्च का होने का प्रभाव बड़ा ठीक है, बाहर वगैरह जाइए, यहां पे ठीक है, कई प्रकार से व्यक्ति को प्रभाव में लाभ की स्थिति बढ़ती है, धन धान्य सुख समृद्धि, मानसिक शांति कमजोर है इस कुंडली की, क्योंकि चंद्रमा पापक है, उसके पास बल कमजोर है, 12वें भाव का अधिपति देख रहा है, इस वजह से और ज्यादा। तो ये व्यक्ति हमेशा सोचता रहे
चंद्रमा के पास बल, गुरु के पास बल। कैसे? गुरु श्रवण नक्षत्र में बैठे हैं, चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में जिसका अधिपति शनि उच्च का है। तो गुरु ये त्रिकोणात्मक A बराबर B, B बराबर C। गुरु चंद्रमा से संबंधित, चंद्रमा ने गुरु को देखा, जिस नक्षत्र में चंद्रमा बैठे उसका अधिपति उच्च का है। तो ये अद्भुत बात है, तो कमजोर नहीं है। और एक बात और है, मैंने अक्सर लोगों से बात करते हुए और लोगों से बात समझी है कि जो व्यावसायिक होते हैं वो हमेशा परेशान ही होते हैं, ये शांत नहीं होता। तो इसको शांत करिए, भागिए मत ज्यादा, हाँफेंगे ज्यादा। नमस्कार करता हूँ।